हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। मैं डॉक्टर रितिका शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ EOLC यानी एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर जो टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि ये क्या है। दूसरी चीज़, NABH एक्रीडेशन के लिए अगर आपका हॉस्पिटल अप्लाई करता है तो एंड ऑफ लाइफ केयर का डॉक्यूमेंटेशन, एंड ऑफ लाइफ केयर की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि एंड ऑफ लाइफ केयर वाकई में होता क्या है और एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप इसको कैसे अपने प्रीमाइसेस, हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और जो क्वालिटी एश्योरेंस आप कैसे चेक करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो प्योरली रहने वाली है कि क्या है EOLC, क्या चीज़ें आप इसमें देखते हैं कि पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ केयर मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर जैसा आपको टर्म ही बता रही है कि जब इंसान की लाइफ का एंडिंग फेज होता है उस समय पे जो केयर उसको रिक्वायर्ड होती है वो देना। अब एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर जो आप केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को वो हमेशा पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड होती है। ये केयर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है क्योंकि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। तो ये एंड ऑफ लाइफ केयर EOLC पर्सनलाइज्ड केयर होती है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर होती है और इसके अंदर फैमिली ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हर पेशेंट के कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है, कुछ स्पिरिचुअल उनकी एस्पेक्ट होती हैं। तो हर धर्म की जो स्पिरिचुअलिटी है वो सेपरेट है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड ऑफ लाइफ केयर उस पेशेंट को मिलती है। अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमारा काम बतौर हेल्थ केयर सेक्टर के कंसल्टेंट डॉक्टर्स क्या रहता है या क्वालिटी मैनेजर क्या रहता है या नर्सिंग स्टाफ क्या रहता है, वो ये है कि अगर पेशेंट एंड ऑफ लाइफ केयर यानी एंडिंग स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच चुका है, आपके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डायग्नोज करके उसको बोल दिया गया है कि ये पेशेंट की लाइफ अब ज़्यादा नहीं बची है और इसको आप चाहें तो होम ले जाएं, आप चाहें तो हॉस्पिटल रखें, ये डिसीजन पेशेंट और उसकी फैमिली पे छोड़ा जाता है और सारे कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्टर उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद फैमिली ये डिसीजन लेती है कि वो अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में ही एंड ऑफ लाइफ केयर दिलवाना चाहते हैं या उनको घर ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में एंड ऑफ लाइफ केयर ये कहता है कि जो भी पेशेंट है जिसकी डेथ नज़दीक है उसके पास राइट है डिग्निटी से मरने का, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके अपनी एंडिंग स्टेज ऑफ लाइफ में कदम रखने का। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट है तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो पेशेंट वार्ड में एडमिट है या तो पेशेंट ICU में एडमिट है। तो बतौर हॉस्पिटल कंसल्टेंट डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ आपको क्या करना होता है कि जो भी पेशेंट वार्ड में एडमिट है उसको आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए जो भी मेडिसिन्स लगती हैं, जो भी आपके डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनको पेन ज़्यादा ना हो, ठीक है, कोई ऐसी उनको सिम्टम है, कोई कंडीशन है तो उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो भी मेडिकेशन डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो समय से दी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर वही मरीज आपके वार्ड में नहीं है, आपके ICU में एडमिट है, तो ICU के स्टाफ को, ICU के डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पेशेंट की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करनी है। जितनी कोशिश की जा सकती है उस मरीज को बचाने की आपने करनी है।
अब लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए आईसीयू में क्या होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं। तो आपका पेशेंट अगर उसको रिक्वायर्ड है, उसको वेंटिलेटर पे डालना है, उसको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो आपने उसको लाइफ सस्टेनिंग मेजर जो कि वेंटिलेटर है उस पर डालना होगा। अगर आपके पेशेंट को मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बतौर हेल्थ केयर स्टाफ आपको अपने पेशेंट को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग रखना होगा। तो ये तो वो चीज़ हुई कि अगर पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अगर पेशेंट की फैमिली बोलती है कि एंड ऑफ लाइफ स्टेज है पेशेंट की, हम इनकी केयर घर ले जाके करना चाहते हैं, ऐसे केस में आपको एक कंसेंट फैमिली से लेना होता है कि डॉक्टर ने सब चीज़ बताई है, सब चीज़ अच्छे से समझाया है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रखें तो ये बेनिफिट होंगे। अगर आप पेशेंट को घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंट के इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। एक हेल्थ केयर नर्सिंग असिस्टेंट आपको हर समय अपने पेशेंट के पास रखनी होगी। तो इस चीज़ को पेशेंट की फैमिली एग्री करती है, वो एग्रीमेंट जो आपके पास कंसेंट फॉर्म में होगा वही आपके लिए क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स में भी हेल्पफुल रहेगा। और ये कंसेंट अक्सर बायलिंगुअल लैंग्वेज में होना चाहिए। बायलिंगुअल लैंग्वेज में एक लैंग्वेज इंग्लिश रहती है और एक आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे दिल्ली हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी आ जाती है। वहीं साउथ इंडिया के अंदर स्टेट वाइज मलयालम, तेलुगु तो सेकंड लैंग्वेज वो रहती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि भाई अगर आपका पेशेंट घर जाने के लिए आपकी फैमिली उस पेशेंट की बोल रही है तो आप कंसेंट लेंगे और पेशेंट को उसके घर आप अलाउ करेंगे जाने के लिए। उसके साथ में कैसा नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए वो आप बताएंगे फैमिली को। समय से पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ केयर का यही मतलब है कि उसकी जो डेथ भी हो वो भी फुल डिग्निटी के साथ हो। इसलिए पेशेंट को समय से दवा, खाना पीना, उसकी ड्रेसिंग, उसकी केयर सब होनी चाहिए। उसको आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए जो भी मेडिसिन लगती हैं, जो भी आपके डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनको पेन ज़्यादा ना हो, ठीक है, कोई ऐसी उनको सिम्टम है, कोई कंडीशन है, तो उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो भी मेडिकेशन डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो समय से दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर वही मरीज आपके वार्ड में नहीं है, आपके आईसीयू में एडमिट है, तो आईसीयू के स्टाफ को, आईसीयू के डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पेशेंट की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करनी है। जितनी कोशिश की जा सकती है उस मरीज को बचाने की आपने करनी है। अब लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए आईसीयू में क्या होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं। तो आपका पेशेंट अगर उसको रिक्वायर्ड है, उसको वेंटिलेटर पे डालना है, उसको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, तो आपने उसको लाइफ सस्टेनिंग मेजर जो कि वेंटिलेटर है उस पर डालना होगा। अगर आपके पेशेंट को मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बतौर हेल्थ केयर स्टाफ आपको अपने पेशेंट को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग रखना होगा। तो ये तो वो चीज़ हुई कि अगर पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अगर पेशेंट की फैमिली बोलती है कि एंड ऑफ लाइफ स्टेज है पेशेंट की, हम इनकी केयर घर ले जाके करना चाहते हैं, ऐसे केस में आपको एक कंसेंट फैमिली से लेना होता है कि डॉक्टर ने सब चीज़ बताई है, सब चीज़ अच्छे से समझाया है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रखें तो ये बेनिफिट होंगे। अगर आप पेशेंट को घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंट के इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। एक हेल्थ केयर नर्सिंग असिस्टेंट आपको हर समय अपने पेशेंट के पास रखनी होगी। तो इस चीज़ को पेशेंट की फैमिली एग्री करती है, वो एग्रीमेंट जो आपके पास कंसेंट फॉर्म में होगा वही आपके लिए क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स में भी हेल्पफुल रहेगा। और ये कंसेंट अक्सर बायलिंगुअल लैंग्वेज में होना चाहिए। बायलिंगुअल लैंग्वेज में एक लैंग्वेज इंग्लिश रहती है और एक आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे दिल्ली हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी आ जाती है। वहीं साउथ इंडिया के अंदर स्टेट वाइज मलयालम, तेलुगु तो सेकंड लैंग्वेज वो रहती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि भाई अगर आपका पेशेंट घर जाने के लिए आपकी फैमिली उस पेशेंट की बोल रही है तो आप कंसेंट लेंगे और पेशेंट को उसके घर आप अलाउ करेंगे जाने के लिए। उसके साथ में कैसा नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए वो आप बताएंगे फैमिली को।
समय से पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ केयर का यही मतलब है कि उसकी जो डेथ भी हो वो भी फुल डिग्निटी के साथ हो। इसलिए पेशेंट को समय से दवा, खाना पीना, उसकी ड्रेसिंग, उसकी केयर सब होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी, अगर वो किसी धर्म को मानता है, किसी चीज में, पूजा में या मस्जिद, क्रिश्चियनिटी, किसी भी उसमें उसकी आस्था है, तो एंड ऑफ लाइफ में उसको वो चीज भी मिले। तो वैसा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना वो फैमिली का काम रहता है। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में वो एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हॉस्पिटल के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी रूम होना चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट, छोटा सा एक मंदिर, छोटा सा एक मस्जिद का एरिया, छोटा सा एक क्रिश्चियनिटी, तो ताकि जो भी जिस भी धर्म को मानता हो उधर वो जाके अपने मेंटल पीस के लिए, अपने पेशेंट के लिए प्रार्थना कर सके। तो एक छोटा सा सेक्लूडेड एरिया होना चाहिए हॉस्पिटल में। तो वहां पर आपके पेशेंट अगर एंड ऑफ लाइफ स्टेज में हैं और भर्ती हैं, उनके फैमिली मेंबर वहां पे आपके वहां बैठ के हॉस्पिटल में प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि एक छोटा सा प्रेयर रूम होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, आपका जो भी स्टाफ है वो वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए, इनकी फैमिली को चीजें समझाने के लिए, क्योंकि हर इंसान का जो डिग्निटी से इस दुनिया से जाने का राइट है, वो राइट हर इंसान के पास है। वो किसी प्लेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर इलनेस पे डिपेंड नहीं करता। आप हर मरीज को एंड ऑफ लाइफ केयर इक्वल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। हर पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग उसकी एंड ऑफ लाइफ केयर डिफरेंट होती है, लेकिन उसको इस चीज में कोई भी बिना पार्शियलिटी किए आपको उसको फैसिलिटीज देनी होती है जो उसके लिए उस समय रिक्वायर्ड है। तो आई होप कि एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे आपके हॉस्पिटल के अंदर एक प्रेयर रूम होना चाहिए। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की, मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की जो डिटेल्स हैं EOLC की, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट एक छोटा सा ग्लिम्स कि अगर आप पेशेंट को उसके घर वालों के कहने पे कि भाई अब इसके कुछ ही समय बचा है, ज्यादा पेशेंट नहीं जिंदा रहने वाला, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं, अगर आप उस पे एग्री करते हैं तो आपको एज अ हॉस्पिटल स्टाफ, एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्सिंग स्टाफ, आपको उस फैमिली के मेंबर्स से कंसेंट लेना होगा बायलिंगुअल लैंग्वेज में कि आपने सब चीजें कन्वे कर दी हैं, सब चीजें अच्छे से समझा दी हैं कि उनके पेशेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड ऑफ लाइफ केयर में क्या ट्रीटमेंट उनका चलेगा, क्या पैलिएटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि आप डेथ को तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेशेंट को पेन है तो उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके सिम्टम्स को पैलिएट करने के लिए। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने बतानी है, ठीक है, पेशेंट के उस फैमिली मेंबर को जिससे आप कंसेंट साइन करवाएंगे। उसके बाद ही आप पेशेंट को हॉस्पिटल से उसके घर जाने के लिए परमिशन देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये EOLC इतना क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। EOLC की क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए EOLC के केस में क्या करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में हैं तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। YouTube पे भी अगर कोई देख रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी नॉलेज अपडेट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।